चलिए शांति रहिए। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 शुरू कर चुके हैं। ऐसे आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो इसका नाम है राजा, किसान और नगर। अब भारतीय भवन में नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। तो कुछ भी रहे बात वही है। यहाँ भी हम लोग राजे के बारे में, किसान के बारे में और शहरों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी वही पढ़ेंगे, खाली चैप्टर के नाम में अंतर है, तो उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वाला चैप्टर वहाँ नहीं पढ़ा है। तो कल हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये बताया था कि इन 16 में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। और हम बोले थे कि कल आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, क्यों सबसे ज्यादा बना। सब करेंगे, सुनेंगे, चेक करेंगे, पीटेंगे। पहले लेक्चर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से पीटने में ना बनता है। जैसे कि वहां रहेंगे तो देंगे ना 2-4 हाथ। क्लास खत्म हुए दीजिए। क्या हुई सर? चलिए अब आगे देखिए। तब मगध के उद्भव के कई कारण हैं राजनीतिक रूप से देखो तो। और अगर आपको पूछे मगध के उद्भव के कारण, तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है बस उतना ही आपको बताना है। दीर्घ में है तो ऐसे लिखना है, लघु में है तो सिर्फ ये कम से कम लिख देना है। ठीक, क्लियर? तो देखिए पहला बात है यहाँ पे भौगोलिक स्थिति। बताइए मगध की, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ लड़की, मगध की राजधानी कहाँ थी? हाँ ई में है एक मुंह ताक रही है, कहाँ थी? कहाँ थी समा? समय है इसे छोटे मोटे छुछुंदर लोग हमको रास्ते में मिलते रहा। कहाँ था जी? पाटलिपुत्र। वो भी है नहीं, आधुनिक राजधानी है पाटलिपुत्र। आधुनिक है अभी जो है। अच्छा, पहले नहीं था। आधुनिक में तो पटना है। ये मोटा देव सबसे पहले था गिरिब्रज, जिसको हम राजगिरी या राजगीर भी कहते हैं। अब बाद में हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र। कौन किया था? बिंबिसार कर ली हल है। बड़ा से नकिया छेद देवो। कौन था? तो आज चलेगा। में लिखल है नहीं लिखल था, न लिखल है। दिखा के नरटिया फोड़ देंगे। मगध में होगा, कहीं और होगा। चलिए पहले इधर देखिए, क्लास खत्म करना है, तनी बड़ा है, हम दिखाते हैं कहाँ है। उदयन ना बताए हैं कि एगो उदयन था, एगो उदयन था। कहाँ है सर? तो रुकिए ना सर जी, क्लास खत्म करिए ना, तो हम दिखाते हैं। देखिए ना, तो उदयन ने किया था राजधानी। ऐसे ही यहाँ पे स्थापना पहले करने वाले व्यक्ति का नाम है जातशत्रु। वो पाटिल ग्राम नाम के जगह पर दुर्ग बनाया था अपना, जिसको हम पढ़ेंगे। और वही आगे चल के क्या बनेगा? पाटलिपुत्र। और वही बनेगा मगध की राजधानी। तो आप चाहे राजगीर को देखिए, चाहे आप देखिए आप पाटलिपुत्र को, दोनों की भौगोलिक दृष्टि देखिए। आप लोग राजगीर गए हैं? राजगीर में क्या है? चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, यानी कि वो चारों तरफ से पहाड़ से सुरक्षित था। दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता। आक्रमण करने के लिए उसको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और चढ़े से पहले ही आप पहुंच रही से कूच देंगे धर के। ठीक, तो राजगीर जो है राजधानी वो सुरक्षित है, एकदम प्राकृतिक सुरक्षा मिला। इसको अपना बनाने की जरूरत नहीं है, सब प्राकृतिक है। तो सबसे पहले मिल गया कि चारों तरफ पहाड़ से घिरा था, सुरक्षित है, आक्रमण के डर नहीं है। फिर उदयन ने राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र देखो तो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, गंगा, सोन, पुनपुन, ऐसे करके ये अलग अलग नदियों से घिरा हुआ है। तो आपको पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना है तो आपको नदियों को पार करना होगा, और नदी के पास ही आपका मिल जाएगा उसका बॉर्डर सेना तैनात, आपको नदी में मार के गर्दा उड़ा देगा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सुरक्षित था। और सुरक्षित भी था कैसे? प्राकृतिक रूप से। चाहे आप राजगीर की बात करें, चाहे आप पाटलिपुत्र की, दोनों प्राकृतिक रूप से क्या है? सुरक्षित है। इसलिए इसको किसी पर खतरा नहीं था।
आगे बढ़ता चला गया। दूसरा है आर्थिक संपन्नता। इस मगध में खनिज भर भर के था और खनिज में जो लोहा निकल रहा था, मगध में लोहा के खाने खान था पूरा भर के, ठीक। और लोहा सबसे मजबूत धातु में, नए नए औजार बन रहे थे, लड़ने के लिए हथियार बन रहे थे, हर चीज में लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। तो जब लोहे का उपयोग कृषि में होने लगा तो उत्पादन बढ़ गया, हथियार बनने लगा तो मजबूत हथियार हो गया बाकी के तुलना से, ठीक। तो इस वजह से ये विकसित हुआ। लोहे के प्रयोग से उद्योगों का विकास हो गया। मूर्ति में जो शिल्पकारी होता था उसमें भी लोहे का प्रयोग बढ़िया से बनने लगा और इन सब के प्रयोग से व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। और जब व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो राजा का इनकम बढ़ा। तो जब इनकम बढ़ा तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया और ऐसे दोनों एक दूसरे को बढ़ाते चला गया। तो ये है एक तुमको आर्थिक संपन्नता। उसके बाद यहाँ की भूमि उर्वर तो थी ही, ठीक, उर्वर थी, तो इसलिए कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी, बढ़िया फसल हो जाता था। और उधर ही टैक्स का मुख्य साधन क्या था? अनाज। अनाज यहाँ भर भर के हो रहा है तो इस वजह से भी। तीसरा चीज सैन्य संगठन, इसके पास बहुत बड़ी सेना थी और लोहा निकल रहा था तो हथियार भी एकदम आधुनिक वाला, मजबूत मजबूत। प्लस में पूरा इलाका इधर देखो तो जंगलों से भरा पड़ा था और जंगल में पाए जाते थे हाथी, और हाथी का उपयोग किया जाता था युद्ध में। तो सेना के रूप में इसके पास हाथी भी था। तो ये हो गया सैन्य संगठन, जिसके वजह से ये आगे बढ़ा, शक्तिशाली बना, जो बाकी के पास नहीं था इसके जितना। उसके बाद शासकों का योगदान। कहा जाता है कि मगध के उत्थान में इन सबसे ज़्यादा अगर योगदान था तो शासकों का। अगर राजा योग्य न हो तो आपके पास साधन कितने भी बढ़िया क्वालिटी के क्यों न हो, आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं चला पाएंगे। और यहाँ पे राजा योग्य हुआ, ठीक। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं मुख्य रूप से हर्यक वंश। ऐसे लड़की इधर देखो, हम लोग मगध साम्राज्य को कहाँ से शुरू करते हैं? से विद्रथ बता दिए हैं, लेकिन मानते हैं कहाँ से शुरुआत? हर्यक वंश से। विद्रथ है, जरासंध है, लेकिन वास्तविक शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं? हर्यक वंश में बिंबिसार से। और बिंबिसार कल बताए कैसे वो विवाहिक संबंध, मित्र वाला संबंध और लड़ाई कर कर के अलग अलग जगहों को, महाजनपदों को अपने में मिला रहा था। उसके बाद आया अजातशत्रु, उसने भी वही सब नीति अपना करके आक्रमण कर करके उन जगहों को जीता जिसको जीतना मुश्किल था। जैसे वज्जी को जीतना मुश्किल था, जीत गया। शिशुनाग आया, वो अवंती को जीत गया। तो ऐसे करके योग शासक आए और उन शासकों ने इस मगध महाजनपद का विस्तार किया और आगे चल करके यही महाजनपद क्या बन गया? साम्राज्य का रूप लिया। तो शासकों का भी योगदान महत्वपूर्ण था। तो ये चार वो मुख्य रूप से वो कारण है जिसके वजह से मगध सबसे शक्तिशाली बना। आपको इतना ही बात इसमें याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस पीछे तो कुछ पते ना है, यह दिक्कत है। अब है मगध के एकदम शुरुआती से चलिए। मगध के विकास हो गया, इस पढ़ लिए। अब चलिए पीछे इस शुरू हुआ कैसे। तो मगध के इतिहास की जानकारी हमको महाभारत में मिल जाती है, जहाँ पे जरासंध के बारे में हम पढ़ते हैं, और पुराणों से भी मिलती है। माना जाता है कि यहाँ पे मगध की जो शुरुआत है वो किसके वंश के द्वारा हुआ? विद्रथ वंश से इसकी शुरुआत हुई। और विद्रथ वंश के संस्थापक कौन है? खुद विद्रथ है, ठीक। यही से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था जरासंध। और जरासंध का वर्णन कहाँ मिलता है? महाभारत में। तो ये दोनों प्रारंभिक शासक हुए विद्रथ वंश में। लेकिन असल में वास्तविक शुरुआत जो है मगध वंश के या मगध साम्राज्य को कहाँ से? हर्यक वंश से, ठीक। तो मगध का वास्तविक उत्थान कहाँ से हम मानते हैं? हर्यक वंश से मानते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल कब से कब तक है? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। उल्टी गिनती चल रहा है ईसा पूर्व में, ठीक। तो यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यही है हर्यक वंश के संस्थापक भाई। सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। अब आइए बिंबिसार ने क्या किया, तो देखिए बिंबिसार की कहानी जाएंगे।
बिंबिसार बहुत तेज दिमाग के था। ठीक, वो 3 नीति अपनाया, युद्ध, विवाह, मित्रता। अगर कमजोर है युद्ध करेंगे, शक्तिशाली है युद्ध करने की क्षमता नहीं है, विवाह की संभावना है कर लेंगे, और नहीं तो प्रोदत्त भी भेज देंगे अपना वैध जीवक को और कर लेंगे मित्रता। ऐसे भी कर रहा था। 3 नीतियों से ये मगध को फैलाया था, विस्तार किया था इसका और साम्राज्य बनाया। समझ गए? तो उसने मद्र को, कौशल को और वैशाली के जो लिच्छवियाँ होते हैं, वैशाली में जो लिच्छवी सब होता था यानी संघ है बज्जी वाला, उन सब में क्या किया, ये वैवाहिक संबंध सगरो ब्याह कर लिया। ले दहेज में लेते जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर फैला लिया। उसके बाद अवंती के बारे में कल बताइए किए हैं कि वहाँ के जो राजा था प्रदोत, उसके पास, हाँ चंड प्रदोत कहो या प्रदोत कहो, उसके पास बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जिसका नाम था क्या चीज, जीवक, इसको भेज दिया उसके इलाज के लिए और प्रदोत ठीक हो गया। तो बिंबिसार और प्रदोत में हो गई मित्रता, यानी कि मगध और अवंती में हो गई मित्रता। तो ऐसे कर लिया, समय पर वो काम देगा, हो गया क्लियर। उसके बाद आया कौशल। कौशल में जो राजा था उसका नाम था महाकौशल। ये बड़ा अजीब टाइप का है। कौशल के राजा के नाम है महाकौशल और महाकौशल के बेटी के नाम है कौशल देवी। तीनों में कौशल कौशल है। राज्य कौन है, कौशल। वहां के राजा कौन है, महाकौशल। उसकी बेटी कौन है, कौशल देवी। और बिंबिसार में माहिर है, ये था ना है नाम। तो हम अपना दिन से डाले हुए हैं, काहे टेंशन नहीं, इसमें बहुत सारा होगा जो आप में बुक में ना होगा। तो हम लिख लीजिए, चाहे हम लिखवा देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं आप, ठीक ना, ताकि कहानी आप बढ़िया समझे। उसमें लिखा होगा कि खाली कौशल के राजा ने अपनी पुत्री की विवाह बिंबिसार से करवाया, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दिए कौन था, राजा था महाकौशल, उसकी पुत्री थी कौशल देवी और कौशल देवी के शादी करवा दिया गया किससे, बिंबिसार से। तो बियाह में तो दहेज उहेज मिल ही जाए, सलामी में इसको क्या मिल गया, काशी। आई आगे चल के बड़ा खतरनाक काम करेगा, ठीक ना। जस्ट कुछ वर्षों बाद जब अजातशत्रु आएगा ना, तब वो कहानी आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके, टेंशन नहीं लेने का। तो ये बात समझ गए। बिंबिसार ने कौशल के राजा महाकौशल की बेटी कौशली देवी से वैवाहिक संबंध बनाए और उसके बाद काशी को दहेज के रूप में या उपहार के रूप में प्राप्त किया। और उस टाइम पे काशी समझिए एक व्यापारिक केंद्र भी था और बहुत ज़्यादा वहाँ से टैक्स आता था, ठीक। तो अच्छा खासा जगह पे उसका कब्जा हो गया, इनकम बढ़ गया। उसके बाद अंग की बात कीजिए, तो अंग में राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। अब बिंबिसार इसको पटक पटक मारा, अब मार के इस जगह को क्या कर लिया, मगध में मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक। बाकी बिंबिसार के बारे में भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस है उसी के आधार पर चलना है, कुछ कुछ हम बताते चलेंगे। अब आता है बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु। ये बुढ़ौती ले कर रहे थे बियाह है, साम्राज्य फैला रहे थे, इसको राजा बनना था। तो राजा बनने के लिए क्या किया, अपने पिता को ही मार दिया। इसको कहते हैं पितृहंता वंश, सब अपने पिता को मार के राजा बन रहा था, ठीक। तो यहाँ पे ये बना। इसका शासनकाल कब है, 1492 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी करें, 1400 बोल रहे हैं, आज सब बोली थी मैं साथ में, 492 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। अपना अंडरलाइन कर लो। हाँ, एक चीज और, इस सबके शासनकाल में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कोई खास सोर्स हम लोगों को नहीं मिलते हैं, तो विवाद थोड़ा रहता है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी में रहेगा वो सर्वमान्य है हमारे लिए, ठीक। तो ये यहाँ पे राजा बना, और जब ये राजा बना तो मगध को और तेजी से विस्तार किया। कल जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे बिंबिसार का नाम 1-2 जगहों पे आया है, जहाँ से मित्रता बनाया या जगह को जीता। जैसे अंग को जीता, अवंती से मित्रता किया, और वहाँ पे कौशल में जाके ब्याह करके काशी को लिया, मुख्य रूप से यही। और अजातशत्रु को कई जगह पे बताए थे कि मार मार के उसको जीत गया। जो वज्जी संघ कोई नहीं जीत पा रहा था उसको भी जीत गया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए,
अजातशत्रु का सबसे बड़ा जो टकराव हुआ वो हुआ काशी को लेकर के कोसल के राजा प्रसेनजीत से। कहानी समझिए बढ़िया से, यही हमको आप लोगों को सुनाना है। कहानी है खीसा, समझो। एक राजा था, नाम था उसका बिंबिसार। ठीक, राजा कहाँ के था? मगध का। और एक और राजा था जिसका नाम था महाकोशल। राजा कहाँ के था? कोशल के। ठीक, महाकोशल की एक बेटी थी जिसका नाम है कोशल देवी। कोशल देवी की विवाह हुआ किससे? मगध के राजा बिंबिसार से। और बदले में मिला उसको क्या? काशी, उपहार के रूप में। किसको? बिंबिसार। यहाँ तक कहने क्लियर? अब होता ये है कि कुछ समय बाद जो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, उसने उसकी कर दी हत्या। ठीक, उसी दौरान कोशल देवी की भी हो जाती है मृत्यु, और उसी दौरान महाकोशल भी जाते हैं मर। ये तीन चीजें हैं। कोशल देवी मर गई, बिंबिसार मारा गया अपने पुत्र के द्वारा, और महाकोशल जो थे राजा कोशल के वो भी मारे गए। मगध के राजा बना अजातशत्रु और कोशल के राजा बना महाकोशल के पुत्र बेटा प्रसेनजीत। जगह है काशी। अब देखो होगा, प्रसेनजीत जब राजा बना तो उसने कहा, सोचा एक दिन बैठे बैठे कि मेरे पिताजी ये दहेज में दे दिए थे किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार प्रसेनजीत के कौन है? प्रसेनजीत के दामाद होगा, जीजा है। ठीक, प्रसेनजीत और कोशल देवी दोनों क्या है? भाई बहन है। तो कहा कि पिताजी मेरे दिए थे, पिताजी मर गए। दिए थे पाहुन के, पाहुनों मर गए। रहती एगो बहन, वो भी मर गई। तो उस जगह हम ओकरा क्यों छोड़े? हम जगह अपना ले लेते हैं। ठीक, तो वो कहा कि काशी अब मेरा है, क्योंकि मेरा कोई है नहीं, तो वो काशी अब मेरा हुआ। तो अजातशत्रु कहा कि तोड़ कैसे हुआ? तो हमारे पापा के दहेज में मिला था। दोनों लड़कियों कर रहा है क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा टैक्स आता था। ठीक, तो लड़ रहा है दोनों। वो कहा कि ना, ये तो हमारे पापा के दहेज में मिला है। और वो कहा कि तो पापा के दहेज में है, तो पापा मम्मी सब तो खत्म हो गया, तुमको हम नहीं देंगे। और इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच लंबा संघर्ष चला। न वो जीत रहा है न ये जीत रहा है, दोनों में लड़ाई चल रहा है मामा भांजा में दबा के। तब प्रसेनजीत ने, अजातशत्रु ने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या था? प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, नाम था उसका वजीरा। तो प्रसेनजीत ने कहा कि चलो, तो पुराने नियम अपनाते, एक काम करो, तुम वजीरा से विवाह कर लो और दहेज में तुम काशी रख लो। तो अजातशत्रु ने वजीरा से विवाह कर लिया और काशी फिर से मगध का रह गया। अगर देखे तो विवाह किससे किया है? अपने ममेरी बहन से। ठीक, तो ये कहानी थी एक। इसके पीछे वही है यहाँ पे कि अजातशत्रु का सबसे बड़ा संघर्ष प्रसेनजीत से किसके लिए रहा? काशी के लिए। ठीक, कहानी समझ में आया? तो ये कहानी थी। इसमें आपको वजीरा के नाम नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। नाम नहीं है नाम हम बता दिए, काहे टेंशन लेते हैं? कुछ घटता बढ़ता है तो हम मैनेज कर ना लेते हैं। तो देखिए, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और लड़ाई खत्म। उसके बाद अजातशत्रु के पास दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था वज्जी संघ, जिसको कोई जीत ही नहीं पाया था। 8 गो गण मिल करके वज्जी संघ। तो इसके लिए भी अजातशत्रु ने एक तरीका अपनाया। कहा कि पहले अंदर घुसना पड़ेगा, आखिर ये सब इतना शक्तिशाली है क्यों? तो उसका एक मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था वरस्कार। तो उसने वरस्कार को भेजा वज्जी संघ, वैशाली, लिच्छवी, जो समझिए वहाँ। और वहाँ पे वो गया और पूरी जानकारी वहाँ से निकाल करके लाया। पता चला कि वैशाली को पहले चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, गणराज्य है, मतलब एक तरह से जनता के शासन यानी एकता है, तो तोड़ना मुश्किल है।
तो उसके लिए कहा कि अंदर घुसने के लिए पहले हम लोगों को बाउंड्री तोड़ना होगा, और नज़दीक जाके बाउंड्री तोड़ नहीं सकते हैं। तब इस चीज़ के इस समस्या से समाधान हेतु अजातशत्रु ने 2 हथियार बनाए। एक का नाम है रथ मुसल और एक का नाम है महाशिल कंटक। नहीं, इसमें तस्वीर नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को दोनों हथियार दिखाता हूँ। इनमें से कौन कौन बच्चे हैं जो बाहुबली फिल्म देखे हैं? पार्ट 1 कालके का युद्ध देखे हैं? भल्लाल देव का देखे हैं रथ? वो है रथ मुसल, हाँ, जेकर आगे छुरा लगा हुआ था, चाहे उसका गदा जो था, सबके दिमाग में चल रहा है पिक्चर, ठीक, गदा सिकरोला फेंकता था दूर तक, तो वो हथियार बने कि दूर से मारे। और दूसरा हम महाशिल कंटक, वो भी हथियार है। बाहुबली के पास जो रहता है, जेकरा से पत्थरवा फेंकता है, बड़ा सा ऐसे लकड़ी वाला, वो है महाशिल कंटक। ये दोनों हथियार बनवाने वाला व्यक्ति कौन है? अजातशत्रु। और इस तरह से वो नए हथियारों के साथ घुसा कहाँ? वैशाली में, लिच्छवी में, और उसको किया अपने वश में, उसको भी अपने अधिकार में मिला लिया। समझे ये कहानी? तो आप लोगों को 2 कहानी हम बता दी। तो वैशाली के लिच्छवियों से युद्ध के लिए उसने क्या किया? एक चीज और किया, वो तो अंदर काम किया सो किया, उसने गंगा के दक्षिणी तट पर, अगर आप गंगा को देखिए तो ये गंगा बह रही है और इस तरफ एक शहर बसा हुआ है पटना, तो दक्षिणी तट पे है, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिणी। तो दक्षिणी तट पर एक जगह था जिसका नाम है पाटिल ग्राम कहिए, कुसुमपुर कहिए, पुष्पपुर कहिए, आपको जो कहना है, अजीमाबाद कह लीजिए, पाटलिपुत्र कहिए, पटना कहिए, सब उसी का नाम है। तो वहाँ पे उस टाइम पे उसका नाम था पाटिल ग्राम। वहाँ पे वो बनाया अपना एक दुर्ग, अपना एक ठहराव, सेना ये सब रखेगा, हथियार रखेगा ताकि अटैक कर सके, ठीक। और इसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ पे आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया, जीत गया। उसके बाद अजातशत्रु को मार देता है उसका पुत्र उदयन, और वो राजा बनता है कब? 462 ईसा पूर्व में। और उसने क्या किया कि इस पाटली ग्राम को ही अपना राजधानी बना लिया। वो राजगीर से या गिरिब्रज या राजगिरी से, तीनों एक ही नाम है, वहाँ से कहाँ चलाया? पटना। और यहाँ पाटली ग्राम में अपना राजधानी बनाया और वही बन गया क्या चीज? पाटली पुत्र, जिसे आगे चल करके मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने नया नाम दिया, क्या? पटना, जो आज भी प्रचलन में है, ठीक। हाँ, तो इसका पाटलिपुत्र नाम अजातशत्रु रखा? नहीं, पाटिल ग्राम था, उदयन रखा, वहां से शुरू हुआ, समझ गया। अब देखिए, मगध के शासक, आगे चल के आता है वो शिशुनाग वंश, ठीक, बीच में शुंग वंश सब गायब हुआ, आप आइए कहाँ? नागवंश। इसने क्या किया? अवंती को अपने कब्जा में ले लिया था। जिस अवंती के साथ बिंबिसार का फ्रेंडशिप था राजा प्रोद्योत के साथ, जब शिशुनाग वंश आता है तो उसी में शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति का भी नाम क्या है? शिशुनाग। उसने क्या किया? अवंती पे आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया। उसके बाद 364 ईसा पूर्व, यहाँ पे देखो, बाद के बात की कहानी है, पहले की कहानी है, बीच में आ गया है। कहानी यह है कि इसका काल जब खत्म होता है उदयन के, तो उदयन के जाने के बाद आता है नंदवंश। नंदवंश में जो व्यक्ति आता है उसका नाम है महापद्म नंद। इसको उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक। तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद कहो या उग्रसेन कहो। और इसको लेकर भी कहानी है लंबा। कहा जाता है कि हर्यक वंश के किसी राजा के नहीं वंशज है, जैसे पहले लोग के राजा के अवैध संबंध भी तो होता था ना, तो वो अवैध संबंध से जन्मा ये महापद्म नंद था, जो अपने पुत्रों के साथ मिल करके महापद्म उसको, जो हर्यक वंश के अंतिम राजा था, उसको काम खत्म किया और खत्म करके नंद वंश की स्थापना किया, ठीक। उसके बाद इसका बेटा आता है। इसके बेटे का नाम है धनानंद। और इसी धनानंद के टाइम पर सिकंदर
इसी धनानंद के टाइम पर चाणक्य या कौटिल्य, इसी धनानंद के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य, सब एक दूसरे के समकालीन है। तो कहा जाता है कि धनानंद एकदम अत्याचारी राजा था, बहुत अत्याचारी, इतना टैक्स लाद दिया था यहाँ के लोगों पर कि वो देने में सक्षम नहीं थे। और उसी दौरान मकदुनिया जो कि यूनान में, वहाँ के एक शासक था जिसका नाम है सिकंदर, वो चल पड़ा था विश्व को जीतने। और आज का जो हमारा तक्षशिला है, जो पहले था आज पाकिस्तान के साइड में है, वहाँ पे एक गुरु हुआ करते थे, मगध के ही वहाँ पर रहते थे, टीचर थे, शिक्षक थे, आचार्य थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त, मारेंगे झापड़े से, उनका नाम था चाणक्य, या फिर उनको हम कौटिल्य कहते हैं, या फिर हम उनको विष्णुगुप्त कहते हैं। ऐसे कौटिल्य और चाणक्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। उनको जब इस बात की खबर हुई तो कहे किसके पास जाएं भारत की सुरक्षा की मदद मांगने, तो उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली कौन है? मौर्य वंश, मगध है। अब मगध में राजा कौन है? धनानंद है। तो वहां से वो चले, पैदल पहुंचे कहाँ? यहाँ पाटलिपुत्र। यहाँ तो यहाँ की स्थिति देख के तो खुद दंग रह गए, लेकिन फिर भी वो राजा से मिले, योजनाएं बताएं कि कैसे हमको उसको रोकना है। लेकिन राजा पी के धुत था, उसने एक न सुनी और चाणक्य का अपमान कर दिया, निकाल दिया अपमान करके। तब चाणक्य ने कसम खाई थी कि तुमको गद्दी से हटाएंगे और किसी योग्य शासक को बैठाएंगे और एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, हम एक ही सम्राट होगा, ठीक। और उसके लिए उसको कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य। उसको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया और एक दिन 321 ईसा पूर्व के आसपास, 321 ईसा पूर्व में ही, ऐसे हर जगह वही मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का रास्ता खत्म किया, उसको निपटा दिया और वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। और 321 ईसा पूर्व में एक नए वंश की शुरुआत हुई, मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करेगा। किसके नेतृत्व में? चाणक्य, जो उनके गुरु भी रहते हैं, उसके महामंत्री भी रहते हैं। और उसके बाद वो प्लानिंग कर कर के, युद्ध कर कर के वो पूरे भारत को एक में जोड़ेगा। आता ही दम धरना, आता ही हम कहानी सुना रहे हैं, सुन, ठीक। हिस्ट्री में कहानी रहता है, कहानी सुनना है, इतना क्लियर। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दो नामों से बुलाया जाता है। एक विजेता उसको कहा जाता है, आगे वो आएगा, और एक और नाम दिया जाता है उसको दाता करने गया, आगे वो आने वाला है तो हम बताएंगे। वो नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब सिकंदर चला था तो भारत में आ गया था। सिंध के तरफ एक राजा हुआ करते थे पोरस, उनसे उनकी युद्ध भी हुई थी और युद्ध में पोरस हार गए थे। लेकिन हारे ऐसा कि ये सिकंदर उसका फैन हो गया, समझ गए? जिस प्रकार से वो लड़े, सिकंदर उसका फैन हो गया था। खैर, उधर से वो आगे बढ़े और उनको निपटाने में कहा जाता है कि मुख्य योगदान जो है वो दो लोगों का था, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। इन दोनों ने मिल करके ऐसा प्लानिंग किया कि सिकंदर को भारत से खाली हाथ लौटना पड़ा, वो आगे नहीं बढ़ा। वो पूरी कहानी अलग है, उधर जाएंगे क्लास गड़बड़ा जाएगा, ठीक। वो सब कहानी कब? जब 2-3 घंटे की लगातार क्लास चल रहा हो तब सुनने में मजा आता है, और पीछे से बेस मजबूत हो तब। जब ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी और कहानी सुनाएंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो उड़ जाएगा माथा पर से, उब जाइएगा। तो पहले बेसिक आप पकड़ लीजिए और उसके बाद आप लोग आगे जब हमसे अगर पढ़ते हैं भविष्य में, तो आप लोगों को कहानी चलेगी 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ते रहेंगे उसी को विस्तार से, समझ गए? डेट नाम के साथ में। तो ये समझ गए, पद्मनंद आया तो अपने सीमा का विस्तार किया, मगध फैला। उसके बाद कहा जाता है कि नंद वंश ने ही पहली बार साम्राज्य का निर्माण किया पूरे भारत में। यहीं से मगध क्या बन जाता है? महाजनपद से साम्राज्य का रूप ले लेता है, समझ गए? तो ये पूरा एम्पायर खड़ा किया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना जिसका नाम था धनानंद, 1 नंबर के अत्याचारी राजा। और धनानंद के टाइम पे ही मकदुनिया यूनान का जो शासक है सिकंदर, उसने भारत पर आक्रमण किया था। और आक्रमण कैलन का कि जय जैतने से राह में मरियो गेलन, खत्म हो गेलन, ठीक। और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की ये क्या लिख दिए हैं? अरे गड़बड़ कर दिए तो देखिए थे हम क्या लिख ले ही
321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। आए हाय हाय, यहाँ पे होगा आपको, रुक जाओ बता देते हैं बढ़िया से। अरे तो धानानंद की हत्या की थी, पढ़ो ना। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तब ठीक है, लेकिन हमको यहाँ लिखना था कि वो किसकी हत्या की है, धानानंद के। हम यहाँ लिख का दिए हैं, ये तो वह हो गया घूमे ना गली हल है, तो तूने के कहलू खल कि 1530 में हुमायूं मर गया और राजा बना। कहना था बाबर, अब बोले थे हुमायूं, वही बात हो गई है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं किनकी हत्या हुई, धनानंद की हत्या किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हत्या नहीं किया था, उसको पद से खाली भगा दिया था और वहाँ पे अपना वो कब्जा कर लिया था। अब जो भी है, धनानंद खत्म और 321 ईसा पूर्व में कौन से वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब हम लोग मौर्य वंश को थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए मौर्य वंश को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, साक्ष्य, स्रोत। तो स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो उस टाइम के जो संस्कृत पाली प्राकृत ग्रंथ हैं, विदेशी यात्री जैसे कि उस टाइम पे मेगास्थनीज आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, वो मिल जाएगा। तो ये सब चीजें मिल जाएगी। उसके बाद कई सारे पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, गुफाएं, वो सारे चीज हैं जिसके आधार पे हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे, वही हमारे स्रोत हैं। तो मौर्य वंश के स्रोत बोले तो यही सब आपको लिखना है। अगर पूछे कि संस्कृत में कौन सा किताब है, तो कुछ नहीं तो आप विष्णु पुराण कह सकते हैं, उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा उसका। उसके बाद पाली भाषा में लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथ, ये भी किताब है। किताब 4 गो है बौद्ध ग्रंथ के, जहां से आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक है महावंश, एक है दीपवंश, एक है दिव्यावदान, एगो में तो 90 में लग रहा है कि अशोक के बारे में होगा, अशोकावदान। ये 4 बौद्ध ग्रंथ हैं पाली भाषा में, अंडरलाइन करके इसको आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। तो ये हो गया आपको किताब के रूप में स्रोत। उसके बाद जैन धर्म में प्राकृत भाषा में लिखी हुई पुस्तकें हैं और किताब के नाम है प्रशिष्ट पर्व। तो ये है जैन धर्म की किताब समझ में आ गया। हिंदू धर्म से कौन है, विष्णु पुराण। बौद्ध धर्म से समझ में आ रहा है, महावंश, दीपवंश, उसके बाद अशोकावदान और दिव्यावदान। और ये सब किस भाषा में है, पाली भाषा में। जैन धर्म से कौन सी किताब है, तो वो है आप लोगों को जैन धर्म में परिशिष्ट पर्व। ठीक, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। ये सब हो गए आपके पास धार्मिक किताब जो स्रोत के काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास है एक नाटक, और यह है MVVI, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है और इस नाटक से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। फिर कौटिल्य या चाणक्य जिनको कहते हैं, उनकी किताब है अर्थशास्त्र, उससे आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। और इस टाइम पे एक यात्री या राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसकी कहानी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, यहाँ से भी आपको मौर्य वंश की जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारे किताब हैं आपके पास, सबके सब क्या है, किताब 2 तरह के, एक धार्मिक किताब है, एक साहित्यिक स्रोत में आप इसको डाल सकते हैं। ये 2 तरह के बुक आपके पास उपलब्ध है जिसके आधार पर हम मौर्य वंश की जानकारी लेते हैं। अब आइए, मौर्य वंश के संस्थापक बता दिए कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कब, 321 ईसा पूर्व में। उसके बाद कहा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके गुरु थे या उनके महामंत्री भी थे जिनका नाम था चाणक्य। इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और माना जाता है कि ये भारत के पहला राजनीति के किताब है। नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते कुछ है, इकोनॉमिक्स ना, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन किताब किस चीज के बारे में है, राजनीति के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में। ठीक, और पहले हमें इसकी जानकारी नहीं थी। कौटिल्य नाम के कोई व्यक्ति है जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, नहीं थी जानकारी। ये जानकारी हमें कब मिली, 1909 में। उसके पहले हम नहीं जानते थे। समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब ये सब चीज़ें याद करो ला, यही है तुम्हारे लिए टफ। और जब एक बार ये याद हो गया तब फिर हिस्ट्री है आपके लिए
वेरी इजी। और एग्जाम है आपके लिए हलवा। अब देखिए, तो ये बता दिए कि अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीति शास्त्र की किताब माना जाता है, राजनीति का किताब माना जाता है। ठीक, उसके बाद इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, जो यूनान के थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये भी कहानी सुनना है। अब सुनो, कहानी तुमको खाली सुनाते जाते हैं। अरे हमसे सुनिए ना, हम इतिहासकार से सुनिए, वो इतिहासकार के चलिए सुनिए। कहानी में चलते हैं हम लोग थोड़ा पीछे। हमने बताया कि जब धनानंद था तब एगो यूनान के मकदुनिया के शासक यहाँ आक्रमण किया था। क्या नाम था उसका? सिकंदर। और सिकंदर को भगाने वाले में किसका नाम आता है? चाणक्य और चंद्रगुप्त। सिकंदर के साथ उसका एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने दिमाग लगाया था, उसने अफवाह फैला दी कि भारत देवों की भूमि है और अगर कोई नापाक इरादे से यहाँ पे आएगा तो ईश्वर उसका बुरा परिणाम उनको भुगतने को मिलेगा, जो यहाँ पे आएंगे उनको। समझ गए? तो ये अफवाह फैल गई। और चाणक्य बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था, समझो कि क्या बताए, उसको पहले ही पता होता था कि अगला वार क्या होने वाला है। उसने 3-4 तरह के विष बनाए, जहर। एक दवा जो आज असर करेगा, एक 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, महीने दिन बाद, इस तरह के। जैसे ही लोग यहाँ पे आए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सेना में ये घुसवा दिए और ये जहर मिला देता था। जो खा रहा है, कोई आज मर रहा है, कोई के तबीयत खराब हो रहा है, कोई 6 महीना, ये जो जैसे जैसे उसको दवा मिला जो वो असर करने लगा। पता चल नहीं रहा है, अफवाह फैला हुआ है, देवों की भूमि, देवों की भूमि। अब उसी में सिकंदर की जो सेना है वो डर गई और वो कहा कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ये देवों की भूमि है, देखिए प्रकोप दिख रहा है ईश्वर का, वापस चलिए। और अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। उसको पता था कि धोखाबाजी हुआ है। ठीक, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर जब वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन नाम की एक जगह है, वहीं पे उसको हो जाती है मृत्यु। उसकी मृत्यु की भी एक अलग कहानी है, खाली हाथ जाने वाला, वो बाद में कभी आएगा तो सुन लेंगे। अभी इधर आइए। तब सेल्यूकस निकेटर को ये वाला हिस्सा मिल गया, भारत के तरफ वाला अफगानिस्तान, बलूचिस्तानी सब जो है ना, पूरा इलाका इसको मिल गया। तो इसने कहा कि भारत में हम धोखा से आए हैं, भारत हम जाएंगे और उसको जीतेंगे। ठीक, और ये सोच के वो चल आया कहाँ? भारत। कहानी 323 के बाद की है और 321 में यहाँ कौन आ गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब वो यहाँ पे आता है तब टाइम है 305 ईसा पूर्व। और 305 ईसा पूर्व में शासक कौन है यहाँ मगध के? चंद्रगुप्त मौर्य, और बढ़िया तरीके का शासक बन चुका है। ठीक, बड़ा साम्राज्य के। तो 305 में लड़ाई होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। तब इन दोनों में मैत्रिक संबंध स्थापित होता है। और सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। तो हेलेना की शादी करवा दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और बदले में जो आपको बलूचिस्तान या अफगानिस्तान, काबुल है, ये सारे जगह मिल जाते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में यहाँ से देता है 500 हाथी। किसको? सेल्यूकस निकेटर को उपहार में। और जब हेलेना यहाँ पे आती है पाटलिपुत्र, तो उसके साथ सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत हुआ करता था जिसका नाम है मेगास्थनीज। वो भी उसके साथ पाटलिपुत्र आता है, यहाँ रहता है, यहाँ भ्रमण करता है और यहाँ के चीज़ों के बारे में एक किताब लिखता है, वर्णन करता है उस किताब में, और किताब के नाम है इंडिका। पूरी कहानी आपको समझ में आई? क्या चल रहा था? माथा पर से पढ़ कर गया? हाँ, तब याद नहीं करिएगा तब पार कर जाएगा। हमको सुनाने में मजा आया। समझ गए? तो कहानी आपको सुनना है तो देखो कहाँ कहाँ पार किया। आपको नाम पते नहीं है। हेलेना नाम पहला बार सुन रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर पता ना कैमा बार सुन रहे हैं।
तो कुछ ऐसी बात है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा, लेकिन आप एक बार कहानी को पढ़िए फिर देखिए आपको वो मजा आएगा। समझ गए? तो ये पूरा कहानी तुमको हम बता दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कैसे है वो बता दिए। यहाँ पे चांदी और तांबे से बने कुछ सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब समझते हैं, 10th में हिंदी में पढ़े हैं, मुगल काल में आहत सिक्के कहाँ से मिलते थे। छोड़, बात खत्म। आहत सिक्के उसको कहते हैं, सब्जेक्टिव में पूछता है, वैसा सिक्का जिसको पीट पीट के ढाला जाता है तो उसको आहत यानी चोट पहुंचे। आहत मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना। तो हम हथौड़ी से पीटे तो उसको क्या मिल रहा है? चोट है ना। तो ऐसे करके जब सिक्का ढाला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के। और मौर्यकालीन चांदी और तांबे के आहत सिक्के मिले हैं, जिससे हम पुरातात्विक स्रोत की जानकारी यानी उसको हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। इसके अलावे पटना के जो हमनी के कुम्हरार है वहाँ से भी लकड़ी के महल और भी ईंट वगैरह ये सब मिले हैं जो मौर्यकालीन है। ये भी कहा जाता है कि कुम्हरार में जो अगम कुआं है वहाँ पे जो एक कुआं है, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके उसी में डाल दिया था, काट के सर को। ठीक, तो कई सारी कहानियां हैं। तो ये सब चीजें मिली है। गया जिला में एक है तुमको बराबर की पहाड़ी, ठीक, एक है नागा अर्जुन की पहाड़ी। इन दोनों जगह से मौर्य काल की गुफा है, वो सब चीजें माना जाए तो अशोक बनवाया था, तो वो सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद अशोक के बारे में जानकारी लेना है, अशोक के बाद के लोगों की जानकारी लेना है, तो उसके लिए सबसे प्रमुख है हमारे लिए अभिलेख। क्योंकि अशोक ने क्या शुरू कर दिया था? अभिलेखों पर लिखवाना, पत्थरों पर लिखवाना, और धर्म की नीति को अपना लिया था कि धर्म की नीति कि धर्म पे चलो। ठीक, अशोक के अभिलेख एकदम इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन आ रहा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा? 1837 में। और जब पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ क्या था? तो उस पर लिखा हुआ था एक बात, और वो बात के नाम क्या है? बस 2 अक्षर जानो, ये देवानाम पियदस्सी। देवानाम पियदस्सी। माना जाता है कि ये जो लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा के। और लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी इधर से लिखना शुरू करते हैं, ठीक, और दाएं की तरफ चलते जाते हैं ऐसे। हाँ, जो हमने अभी करा है, बाएं से लिखते जाते हैं, ठीक। हाँ, एक होता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी में हम दाएं से बाएं लिखते हैं। हाँ, अब देखो और भी होता है, एक होता है लिपि ऐसे ऐसे चलते जाता है, ठीक। तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, तो कंफ्यूजन के लिए एक के तरीका, ब्राह्मी बाएं, ब बाकी कंफ्यूजन खत्म। ब्राह्मी बाएं, दोनों में ब है, लिखने का और लिपि का दोनों का नाम ब से। अब जो बचा वो दाहिने तरफ से खरोष्टी लिपि। तो माना जाता है कि अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था देवाना पियदस्सी। अब देवाना पियदस्सी लिखल है, मतलब ये थोड़े क्यों अशोक है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये पढ़ लिया गया। फिर इसका मतलब होता है देवों का प्रियदर्शी, सबसे प्रिय, ठीक, ऐसा वो लिखा हुआ है। हिंदी में हम समझे तो ये है। हमें कैसे पता चला कि ये अशोके के है? तो 1915 में, देखो दोनों में टाइम के कितना अंतर है। यहाँ देखो 1837 जब पहली बार पढ़ा गया देवाना पियदस्सी, और उसके बाद 1915 में सीधे पढ़ा गया क्या चीज? पियदस्सी अशोक। तो इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, पियदस्सी, यहाँ देवाना पियदस्सी, देवों का प्रिय कौन? तो पियदस्सी अशोक प्रिय। तो माना गया कि ये दोनों सेम है। इसके अलावा कैसे पता चला कि यही सेम है? तो श्रीलंका में एक बौद्ध संगति हुई थी, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, ठीक, 5वीं शायद थी वो, 5वीं बौद्ध संगति थी। कहाँ? श्रीलंका में। और वहां पे किताब लिखा गया था जिसका नाम है महावंश, और उस किताब में अशोक को क्या कहा गया है? पियदस्सी। यहाँ क्या है? अब सुनो, पहले वही बता रहे हैं। महावंश जो बौद्ध धर्म के किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है अशोक के लिए? पियदस्सी। यहाँ का लिखा हुआ है पियदस्सी अशोक, और यहाँ भी क्या है? पियदस्सी। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग हुआ है जिसका नाम है अशोक।
क्लियर? जब बढ़ा रहे हैं तब बोला कहानी क्लियर हो रहा है। हो सकता है पढ़ते पढ़ते पीछे से भूलते जाएं क्योंकि आपके माइंड में वो डेटा नहीं है। तो जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे वो कहानी क्लियर होना चाहिए, बाकी रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावे अशोक के जो अभिलेख हैं भारत में तो मिले ही हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं, नेपाल से भी मिले हैं और अफगानिस्तान से भी मिले हैं। टोटल 47 जगह से मिला है और 182 गो अभिलेख मिला है। 47 जगहों से 182 अभिलेख अलग अलग देशों में। ठीक, और अशोक के अभिलेख को हम लोग बांटते हैं 4 भाग में। ये सब्जेक्टिव के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, नीचे वो पहले ही हाईलाइट करके लिखा हुआ है। एक होता है स्तंभ अभिलेख, स्तंभों पर पिल्लर पे लिखवाना। एक है शिलालेख, पत्थर पर लिखाना। फिर लघु शिलालेख, छोटा सा जो पत्थर होगा। एक गुहा अभिलेख होता है, गुफाओं इस सब में लिखवाना। तो ये 4 जगहों पे अपने अभिलेखों को लिखवाया था, तो इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। अब आगे आइए, तो इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि अशोक था कहाँ? पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र से ही अभी तक कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। हर जगह मिला है लेकिन जहाँ था वहाँ से नहीं मिला है। तो आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस जगह से अभिलेख नहीं मिले हैं। और अगर पाटलिपुत्र आ गया तो याद रखना, जहाँ दिए तले अंधेरा है, जहाँ था वहीं से अभी तक कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक, अशोक का अभिलेख किस भाषा में होते थे? तो प्राकृत भाषा में। लिपि कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक, इसके अलावे अर्मेनियाई, यूनानी अलग अलग जो भाषा है उसमें भी लिखा जाता था और खरोष्ठी लिपि में भी लिखी जाती थी। लिपि बता दिए। अगर बाईं से दाईं ओर लिखा गया है तो वो कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। और अगर दाएं से बाएं की तरफ लिखे हैं तो मतलब अगर इधर से इधर लिखे हैं तो ये क्या है? ब्राह्मी लिपि, क्योंकि बाएं से हम दाएं आ रहे हैं। और अगर हम इधर से इधर लिखे तो ये क्या हो गया? खरोष्ठी लिपि। समझ गए? तो पूछता है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है, तो लिख देना यही कि यदि बाईं से दाईं ओर लिखा जाए तो उसे ब्राह्मी लिपि, और दाईं से बाईं ओर लिखा जाए तो उसे हम लोग देवनागरी लिपि में आते हैं। अच्छा, हम लिखे का तरीका खाली बता रहे हैं, सब कुछ थोड़े बता रहे हैं, मोटा है। अब थोड़ा सा हमने सोचा कि यहीं पे रोक दूं, फिर सोचा कि नहीं बहुत कम है, थोड़ा और पढ़ा देते हैं। और हमने ले लिया कि 2 गो को पढ़ा देते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और एक बिंदुसार के बारे में। अशोक के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है अपने आप में। ठीक, तो थोड़ा सा संक्षेप में है, आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले इसमें से लगभग सब आप जानिए गए हैं, खाली मतलब एक बार रिकॉल करवा रहे हैं तुम लोगों को। अभी हम सभी पढ़ा दिए कहानी के रूप में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक, 321 ईसा पूर्व में राजा बना, रहा कब तक? 300 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के ये विवाद है कि वो किस वर्ण से था, किस वर्ण से था, क्षत्रिय या शूद्र। कुछ लोग यानी किसी बौद्ध ग्रंथ, मान लो बौद्ध ग्रंथ में जैसे मिला क्षत्रिय, तो जैन धर्म में है शूद्र, या जैन धर्म में क्षत्रिय। तो ये लेकर के एक विवाद है कि असल में ये कौन था। कुछ इतिहासकार इसको साधारण परिवार के भी मानते हैं। ठीक, इनकी माँ का नाम जहां तक हमको याद है मौर्य था। ठीक, तो मौर्य नाम था, इसीलिए इनके वंश का नाम क्या है? मौर्य वंश है। तो ये एक अलग कहानी है। हाँ, ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता और विजेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने धनानंद से मगध को आजाद करवाया था और सिकंदर से पंजाब और सिंध को, तो इसलिए इसको मुक्तिदाता और विजेता दोनों कहा जाता है। जीता तभी तो मुक्त करवाया। ठीक, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच, सिकंदर की जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके बीच युद्ध और संधि हुआ था। कहानी अभी बता दिए। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, जो कि नाम नहीं मिलेगा बुक में, हेलेना का विवाह किससे करवा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? तो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल यानी अफगानिस्तान, ये सब किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को क्या दिया? तो वो दिया उसको 500 हाथी। ये बता दिए हैं। अब आगे आइए। अंतिम के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी छोड़ दी और उस टाइम पे एक जैन आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम है भद्र बाहु। ये भी नाम आपको नहीं मिलेगा। तो भद्र बाहु था और भद्र बाहु के नेतृत्व में उनके पास रह के उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्र बाहु ने उनको जैन धर्म की दीक्षा दी और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया और चला गया कहाँ? तो कर्नाटक या मैसूर जिसको हम कहते हैं, वहां पे एक जगह है श्रवण बेल गोला।
वहीं पे वो अपना अंतिम समय बिताया। कहा जाता है वहीं पे उसे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं पे वो अपना अंतिम सांस भी लिया। कब? 298 ईसा पूर्व में, 2 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, गद्दी छोड़ने के 2 साल बाद, समझ गए, अंतिम टाइम था बुढ़ौती में। ये चंद्रगुप्त मौर्य अपना श्रवण बेलगोला जाने से पहले क्या किया? अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बना दिया। ठीक, और ये राजा कब तक रहा? 300 ईसा पूर्व से 373, और अशोक बनेगा 373 बोल रहे हैं, 300 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, और अशोक बनता है 269 ईसा पूर्व में। तो देखो तो इसमें 4 साल के अंतर है। 73 में खत्म हुआ तो अशोक 73 में होना चाहिए ना। कब आएगा वो? 269 में। तो 4 साल का चल रहा था, काटा काटी मोड़ा पीटी, हम बनम हम बनम हम बनम हम बनम। तो वो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे उसको। अभी जानते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए, बिंदुसार को इतिहासकार अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला, लेकिन ज़्यादा युद्ध वगैरह का इसका वर्णन है नहीं। यूनानियों के साथ बढ़िया संबंध रखा मित्रता वाला, और युद्ध के उतना वर्णन है नहीं। हाँ, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अमित्रघात किसको कहते हैं? बिंदुसार को। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार। बिंदुसार के पापा, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा अजातशत्रु। बिंदुसार है। अजातशत्रु। बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा अजातशत्रु है। तो बिंबिसार के कौन है? अभी तो बताए अशोक बैल कहीं के। हम बिंदुसार बने थे, बिंबिसार में अटकल है। ठीक, चलिए, तो आप बताइएगा, चंद्रगुप्त के बेटा है बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा है अशोक। तो अशोक चंद्रगुप्त के क्या लगता है? पोता। पोता न मर, अशोक चंद्रगुप्त के पोता न लगेगा, चंद्रगुप्त ना अशोक के दादा लगेगा। तुम मोटा दिमाग, रीजनिंग नहीं पढ़ती है। आगे देखिए, कहा जाता है कि जब बिंदुसार राजा था उसी टाइम पे तक्षशिला में हो गया था विद्रोह, जिसको दबाने के लिए कौन गया था? उसका पुत्र अशोक। ठीक, इसके अलावा ये यूनानियों से इन सबसे बढ़िया संबंध रखा, नानी घर के बतवे हले। ठीक, तो बढ़िया संबंध रखा। और उसके टाइम पर सीरिया देश के एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अंतिओक प्रथम। ये सब क्वेश्चन पकड़, अब बैठ डिबेट में, कहा कि अब हमरा से बात कर, बहस, ऑब्जेक्टिव ना बहस। अब फिर देख, तुरा हिस्ट्री पढ़ने में कदम मजा नहीं आता है। हमने भी नॉलेज में नहीं रहता है तो हमने डरा के भाग जाते हैं। ये रहे तब तो मजा आए। कौन था बिंदुसार के टाइम पे सीरिया के राजा जिसका राजदूत यहाँ आया था? तो राजा था अंतिओक प्रथम, और उसका जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। अब आई तो यूपीएससी बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन पर, समझी, ये हुआ उल लेवल। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य तो इजी क्वेश्चन है। अब आइए, इसी टाइम पे मिस्र से, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, वहां के जो राजा था टॉलमी द्वितीय, उसका भी राजदूत आया था जिसका नाम है डायोनिसस। तो ये इसके दरबार में आया था। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि वो आजीवक था। आजीवक मतलब किसी धर्म को मानता नहीं था। आजीवक को एक तरह से नास्तिकवाद या भौतिकवाद माना जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, जो सामने है उसी पे वो विश्वास रखेगा। समझ गए? तो वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ऐसा पता चलता है। और अगला टॉपिक है हमारा सम्राट अशोक। इसको फरिया लेंगे अगले क्लास में। ठीक।